नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडीज मद्स, हिंदी, फर्स्ट ईयर, MT-T010। अनुवाद सिद्धांत, खंड अनुवाद, अवधारणा और महत्व, इकाई अनुवाद, अवधारणा और आयाम। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप अनुवाद की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे, अनुवाद के प्रकारों को जान सकेंगे, अनुवाद के विभिन्न आयामों से परिचित हो सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। भारत नदियों, वनस्पतियों के कारण समृद्ध देश रहा है। इसलिए यहाँ विश्व भर से अनेक जातियाँ जीविका की सुविधा के लिए आती रही हैं। ये जातियां अपनी अपनी भाषा और बोली लेकर आती थीं। अपनी अपनी भाषा में वे इंद्र, वरुण और रुद्र की स्तुति या निंदा करती थीं। बहुवचन जना और विवचन जन्म, भिन्न भाषा बोलने वाले भिन्न जनपद के निवासियों के द्योतक शब्द है। प्रत्येक भाषा के अनेक रूप हैं, अनेक मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। एक जनपद की भाषा से दूसरे जनपद की भाषा में अंतर आ जाता है। एक ही जनपद के पूर्व और पश्चिम की भाषा में अंतर आ जाता है। शक, कुषाण, हूण तथा आस्ट्रिक जातियां यहाँ क्रमशः आईं। यहूदी और यूनानी जातियां भी भारतवासी रही हैं। पतंजलि के समय प्राकृत भाषा भी अस्तित्व में आ चुकी थी। पुराने नाटकों में उच्चजन संस्कृत बोलते हैं, तो स्त्रियों को प्राकृत बोलते दिखलाया गया है। शिक्षा के भेद से यह भेद किया दिखाया गया है। प्रत्येक भाषा में संबद्ध भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों के रहन सहन के ढंग और आचार विचार की गति संरक्षित रहती है। भावात्मक एकता के लिए प्रत्येक क्षेत्र के इन रूपों एवं भावों को दूसरे क्षेत्र के रूपों एवं भावों विचारों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होता है। तालमेल बनाए रखने के लिए जिस जानकारी की आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति का सशक्त माध्यम है अनुवाद। अनुवाद पठन पाठन को समृद्ध करने की तकनीक है। लेखन के विविध क्षेत्रों में अनुवाद ही हमें देश विदेश के लेखकों, कहानीकारों एवं कवियों से जोड़ता है। यह हमारी भाव संपदा को समृद्ध करके हमें भेदभाव से ऊपर उठाता है। भेदभाव से रहित होकर ही व्यक्ति संवेदनशील बनता है। ईरान पर आक्रमण करके सिकंदर ने ईरानी वैदिक साहित्य जिंद अवेस्ता के सुवर्ण मंडित 18 खंड प्राप्त किए थे और इन्हें यूनान ले गया था। यूनान अपने ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के लिए ईरान का ऋणी है। इस बात को यूनान और यूरोपियनों ने अच्छी तरह छिपाया। रोम ने जब यूनान को पराजित किया तब ईरान से प्राप्त यह सारा जिंद अवेस्ता का अनुवाद कराया और यह अनुवाद सैकड़ों अनुवादकों द्वारा कई वर्षों में किया गया। रोम में भी अनुवाद हुए। दो भाषाओं के बीच इस प्रकार अनुवाद का प्रचलन आवश्यकता के दबाव से संभव हुआ। संस्कृत में शब्दों की आवृत्ति का प्रचलन था। आवृत्ति अंतः भाषाई है। संस्कृत में टीका ग्रंथ लिखे गए। पतंजलि, सायन इत्यादि ने टीका ग्रंथों के माध्यम से वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों के शब्दों की व्याख्या की और इस प्रकार व्याकरण ग्रंथों का प्रणयन हुआ। चरक संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। इसमें सांख्य दर्शन का पूरा परिचय दिया गया है। विश्व का प्राचीनतम दर्शन कपिल का सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के बाद न्याय वैशेषिक दर्शन पर पुस्तकें लिखी गईं। सिकंदर के समय अरस्तु भारत की सीमा पर कुछ दिन ठहरे थे। भारत चिंतन की यह दार्शनिक परंपरा उनके साथ यूरोप पहुंची। अरबों ने जब फारस पर विजय प्राप्त कर ली तब उन्होंने भारतीय आर्यों की वैचारिक सामग्री का अनुवाद अरबी में किया। अरब के व्यापारियों ने भी वैचारिक आदान प्रदान में भूमिका निभाई। अरब और यूरोप की भाषा में आदान प्रदान का माध्यम अनुवाद था। इसके पहले बौद्ध धर्म 2500 वर्ष पूर्व सिंहल, चीन, जापान आदि देशों में पहुंच गया था। इन देशों ने अपनी भाषाओं में इनके ग्रंथों के अनुवाद कराए। अशोक के समय बौद्ध धर्म की प्रभुत उन्नति हुई।
पाली और प्राकृत की बौद्ध धर्म की पुस्तकों का अनुवाद पाली में, अरबी फारसी भाषाओं में किया गया, जिससे प्रभावित होकर बहुत सारे देश बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। बौद्ध धर्म के बाद बाइबिल की रचनाएं हुईं। बाइबिल के अनुवाद विश्व की समस्त भाषाओं में कराए गए। संसार में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी दूसरे नंबर पर हैं। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना भारत में क्रमशः व्यास और वाल्मीकि ने की। इन दोनों ग्रंथों के अनुवाद या इनसे प्रभावित काव्य ग्रंथ भारत की अन्य भाषाओं में निर्मित हुए। इसके बाद काव्य शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार शास्त्र इत्यादि ग्रंथों के अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुए। विश्व में और कहीं काव्य शास्त्रों पर इतना अधिक चिंतन नहीं हुआ। गंभीर साहित्य के अतिरिक्त मनोरंजक लोक कथाओं का सृजन भी भारत में प्रारंभ हुआ। पंचतंत्र की कथाओं का अनुवाद फारस में सबसे पहले हुआ। फारस में फारसी और उसके बाद अरबी दोनों भाषाओं में हुआ। अनुवाद के माध्यम से यूरोपीय भाषाओं को भी पंचतंत्र की कहानियां मिली। काव्य और कहानी के अनुवाद में मूल पाठ को पहले संवेदना का विषय बनाकर हृदय में उतारा जाता है। आत्मसात करने के बाद ही अनुवादक अनुसृजन कर सकता है। सृजन और अनुसृजन दोनों समान संवेदनशीलता की अपेक्षा करते हैं। कालिदास के नाटकों को भारत और विश्व के प्रत्येक भाषा भाषी ने अनुवाद के माध्यम से अपनाया। यह अनुवाद की महिमा है कि संसार यह जानता है कि वाल्मीकि रामायण से उत्तर रामचरित में राम और सीता के चरित्र में क्या अंतर आ गया है। सरस्वती पत्रिका में कार्डिनल न्यूमन के लिटरेचर का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1904 में प्रकाशित कराया। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में 1905 में प्रकाशित जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद आचार्य शुक्ल ने कल्पना का आनंद नाम से किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती के संपादक का कार्यभार संभालते ही हिंदी लेखकों को अनुवाद के लिए प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया था। इसके पहले मैक्समूलर ने इस दिशा में काफी काम किया। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा भी अनुवाद को प्रश्रय मिला था। 1.2 अनुवाद क्या है? अनुवाद की व्युत्पत्ति, उद्गम, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा। एक भाषा की विषय वस्तु में निहित भावों एवं विचारों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। संरक्षण की इस प्रक्रिया द्वारा ही आज हम शेक्सपियर के नाटकों का रसास्वादन कर सकते हैं। विश्व की प्रायः समस्त भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। अनुवाद का शास्त्रीय अर्थ है भाषांतरण। अनु के अनेक अर्थों में एक अर्थ है अनुगमन। वाद का अर्थ पाठ होता है। किसी पाठ का अनुगमन अर्थात पुनः कथन दूसरी भाषा में जब होता है तब वह अनुवाद की शक्ल लेता है। अनुवाद। अनुवाद शब्द वद धातु में अनु उपसर्ग और धन प्रत्यय के योग से बना है। अनुवद धन प्रत्यय, वद का अर्थ बोलना या कहना। अनु उपसर्ग पीछे, बाद में, अनुवर्तिता आदि अर्थों में प्रत्युक्त होता है। इस तरह अनुवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी के कहने के बाद कहना, या किसी कथन के पीछे अनुवर्ती अथवा बाद का कथन पुनः कथन या पुनरुक्ति। प्राचीन काल में शिक्षा की मौखिक परंपरा थी। गुरु जो कहते थे शिष्य उसे दोहराते थे। इस दोहराने को भी अनुवाद अथवा अनुवचन कहा जाता था। अनुवाद भी मूलतः यही था। बाद में अनुवाद वेद के उस प्रभाग सेक्शन को कहा जाने लगा जिसे एक बार गुरु से सुनकर दोहराया या पढ़ा जा सके। न उपसर्ग तथा व ऋग्वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों और व्याकरण ग्रंथों में अनु उपसर्ग तथा वद पदों का अलग अलग प्रयोग मिलता है, जिनका अर्थ गुरु की बात का शिष्य द्वारा दोहराया जाना, पश्चात कथन, दोहराना, पुनः कथन, ज्ञात को कहना, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन, विधि या विहित का पुनः कथन, आवृत्ति सार्थक आवृत्ति आदि है।
पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अनुतत्समया 2.1 15 के अनुसार अनु शब्द का प्रयोग पीछे पीछे, किनारे किनारे, साथ साथ, बाद में अर्थात समीपवाची अर्थ में किया है, जैसे अनुर्थम रथ के पीछे पीछे, अनुगंगम गंगा के किनारे, अनुरूपम अनुरूप, समरूप, अनुजेठम ज्येष्ठ के बाद में, क्रमानुसार। इस प्रकार अनुवाद के प्रसंग में अनु का अर्थ है किसी कथन से मिलता हुआ या समरूपी कथन अथवा पश्चाद्वचन। सार्थक अभ्यास को अनुवाद माना गया है। पूर्वकथन के अनुसार हमारे यहाँ लिपि का आविष्कार बाद में हुआ, ऋग्वेद का कथन ऋषियों द्वारा पहले हुआ। स्मृति परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यह कथन हस्तांतरित किया जाता था, पर यह स्मृति आधारित परंपरा मात्र दोहराई जाती है, उसमें किसी पुनर्रचना या अनुवाद की गुंजाइश नहीं थी। दोहराने की प्रक्रिया ने ऋग्वेद के श्लोकों को विकृत नहीं होने दिया और संस्कृत साहित्य का यह अमूल्य ग्रंथ यथावत शुद्ध बना रहा। शास्त्रीय संस्कृत के अतिरिक्त लौकिक संस्कृत की परंपरा भी चल रही थी। यह लौकिक संस्कृत ईरान, इराक, यूरोप आदि कई हिस्सों में बोली जाती थी। लैटिन, अरबी, फारसी, तुर्की आदि कई भाषाओं का इस लौकिक संस्कृत में मिश्रण हुआ। बदले में लौकिक संस्कृत ने उन सब यूरोपीय और ईरानी भाषाओं को प्रभावित किया। उनकी भाषाओं के कई शब्द संस्कृत मूल के भाषाशास्त्रियों ने ढूंढे हैं। यह मिश्रण की प्रक्रिया बहुदेशिक और बहुभाषिक रही है। इसके अतिरिक्त अनुवाद की प्रक्रिया भी यूनान, रोम में शुरू हो गई थी। सिकंदर जिस जिंद अवेस्ता को ईरान पर आक्रमण करके ले गया था, उसका अनुवाद उसने यूनानी और रोमन भाषा में कराया था। जिंद अवेस्ता के श्लोक लगभग वे ही हैं जो अथर्ववेद में मिलते हैं। क्रमशः यूनानी लोग संस्कृत साहित्य से अनुवाद द्वारा ही परिचित हुए। ऋग्वेद का अनुवाद भी यूरोप की सभी भाषाओं में हुआ। भारत को सभ्य बनाने का दावा करने वाले अंग्रेजों ने जब इस अनुवाद को पढ़ा तब उनकी आंखें खुलीं। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा में निहित भावों एवं विचारों को दूसरी भाषा में बदलकर उसे संप्रेषणीय बनाना। अनुवाद को न तो हम शुद्ध विज्ञान के अंतर्गत ले सकते हैं, न शुद्ध कला के मूल भाषा के यथार्थ सौंदर्य को हम साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही पकड़ सकते हैं। साधारणीकरण वस्तु या व्यक्ति के भावों को पकड़ना और आत्मसात करना है। जब हम रचना के भाव सौंदर्य को पकड़कर उसका अनुभव करते हैं, तब उसका आस्वादन होता है और यह आत्मसात कर ली जाती है। जब रचना या वाद को आत्मसात कर लेते हैं, तब उसका अनुगमन दूसरी भाषा में होता है। दूसरी भाषा में उसका उल्लेख करना अनुवाद है। संस्कृत ने गुणवाद और गुणानुवाद की परंपरा एक भाषाई ही थी, जैसे विशेष्य विशेषण के आधार पर पुरंदर या वरित्र रहा। इन दोनों शब्दों का अर्थ इंद्र है। पुरों का दलन करने वाला इंद्र को कहते हैं। वरित्रासुर का हनन करने वाला भी इंद्र। 1.2.1 प्राचीन काल में अनुवाद का उद्गम। संस्कृत साहित्य में अंतःभाषिक अनुवाद भाषियों के द्वारा हुए, पर बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया तब वहां के बौद्ध विद्वान अपने बौद्ध साहित्य के ग्रंथों को लेकर रातों रात भूटान, तिब्बत से लेकर चीन भाग गए थे। चीन के बौद्ध विद्वानों ने बौद्ध साहित्य का अनुवाद चीनी भाषा में टीम बनाकर किया। इस टीम का अध्ययन करने से पता चलता है कि कितनी गहरी सूझबूझ और गंभीर दायित्व की भावना के साथ चीनी विद्वान अनुवाद कार्य में जुटे थे। अनुवाद के बिंदु के प्रारंभ में ही इतना गंभीर प्रयास महत्वपूर्ण है। अनुवाद टीम के द्वारा होता था। इस टीम में 9 विशेषज्ञ होते थे। उनका निम्नांकित क्रम था। 1 हीचू, प्रधान अनुवादक, यह संस्कृत में लिखे अथवा प्राकृत पाली में लिखे ग्रंथों की भाषा की व्याख्या करता था। 2 चयी, अर्थपरीक्षक, प्रधान अनुवाद के सहित निहित अर्थ पर विचार विमर्श करता था। 3 चैवन, पाठ परीक्षक, प्रधान अनुवादक के पाठ को ध्यानपूर्वक सुनता और उसकी शुद्धता का ध्यान रखता था।
चारशुजु संस्कृत का विद्वान होता था और पाठ को ध्यानपूर्वक सुनता और संस्कृत की लिपि का परिवर्तन चीनी भाषा में करता था। 5 पिशीई लिप्यंतरित शब्दों का अनुवाद चीनी भाषा में करता था। 6 चौवन पाठ रचयिता चीनी शब्दों को वाक्यों में व्यवस्थित करता था एवं उपयुक्त वाक्यों की रचना करता था। 7 सान्ही पाठों की तुलना और अनुवाद की शुद्धता सुनिश्चित करता था। 8 खानतिट संवीक्षक व्यर्थ फालतू अभिव्यक्तियों को निकाल देता और शैली को अर्थगर्भित बनाता था। 9 जुनवन पुनरीक्षक टीम के सारे निर्णयों को अंतिम रूप देता था। उपर्युक्त विवरण यह याद दिलाता है कि चीन ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए अनुवाद के उद्गर्भ काल में ही उसने एक धार्मिक उत्साह के साथ अनुवाद कैसे संतोषप्रद हो इसकी प्रक्रिया तय की। प्रारंभ में ही प्रविधि को वैज्ञानिकता दे दी गई। अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन शब्द का व्यवहार होता है। ट्रांस का अर्थ अंग्रेजी में आर पार है। यह शब्द लैटिन भाषा से आया है। किसी रचना का दूसरी भाषा में प्रत्यारोपण या भाषांतरण द्वारा उसे प्रेषणीय बनाना अनुवादक का कार्य है। अनुवादक को ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भाषा पर कोई दबाव न पड़े। इस प्रकार अनुवाद एक कलात्मक प्रक्रिया है जिसमें रूप और वस्तु का दूसरी भाषा में वैज्ञानिक क्षमता द्वारा पुनर्मरीजन होता है। हमारे देश में अनुवाद एक विषय के रूप में अब पढ़ाया जाने लगा है, पर विदेशों में कई विचारकों ने इस पर विचार प्रकट किया है। रिचार्ड ब्रिसलिन ने बतलाया कि अनुवाद से तात्पर्य है एक भाषा के भावों और विचारों का अन्य भाषा में रूपांतरण। किंतु टी एच सेपोरी ने इसकी सीमाएं दिखलाई हैं। टी एच सेपोरी के अनुसार रूपांतरण को कई दृष्टियों से अत्यंत कठिन माना है, क्योंकि एक भाषा का शाब्दिक पर्याय और वैचारिक तालमेल अन्य भाषा के साथ सदैव समरूप और समानांतर नहीं होता। कोश में दिए शाब्दिक पर्यायों को चुनना दुष्कर कार्य है, क्योंकि प्रत्येक शब्द की एक अपनी इयत्ता प्रत्येक भाषा में होती है और यह आवश्यक नहीं कि अन्य भाषा में भी उसका ठीक पर्याय उपलब्ध हो। अनुवादक को भ्रामक सादृश्य और अनुरूपता के प्रति सतर्क रहना पड़ता है। यदि कृत्रिम शब्द व्यवहृत हुए तो अनुवाद नष्ट हो जाता है। मूल भाषा स्रोत भाषा है और लक्ष्य भाषा वह भाषा है जिसमें अनुवाद किया जा रहा है। इन दोनों की प्रविधि में अंतर हो सकता है, इसलिए व्यवधान और अर्थांतर की संभावना बनी रहती है। हर भाषा में कुछ आंचलिक शब्द होते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, कथक्कड़ियाँ होती हैं। अनुवादक को इन बाधाओं के पार जाना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों के रहते हुए भी अनुवादक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जिस विचारधारा में निर्मित हुई है, वह उसी विचारधारा से प्रभावित होकर अर्थग्रहण कर सकता है। अनुवादक में अपने निज के विचारों और भावों से परे जाने की क्षमता आवश्यक है। इसी क्षमता के अनुसार वह मूल कथन का तात्पर्य और अर्थ ग्रहण कर सकता है। भाव की भंगिमा पकड़ने के लिए उसे निज के लाभ हानि से परे जाना होता है, तभी वह लेखक की मानसिकता को अनुवाद में मूर्त कर सकता है। मूल भाषा के भावों से तादात्म्य स्थापित करने के बाद ही वह अपने भावों से उसके भावों का अंतर समझ सकता है। अनुवाद यथार्थ से थोड़ा भी विचलित होगा तो वह कृत्रिम हो जाएगा। इसके लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के संदर्भ एवं भावों में पारस्परिक संगति होना आवश्यक है। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन नामक अपनी पुस्तक में मी पोसगेट ने जब ईमानदारी का साथ वैचारिकता से परिचित होने का आयाम जोड़ा तब वह वैचारिकता जिस लेखक के मस्तिष्क से उत्पन्न हुई उस लेखक के प्रति भी ईमानदारी तत्व जोड़ रहे थे। अनुवाद शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। यह सूचनार्थ होता है, अतः इसमें लोकोपयोगिता स्वतः जुड़ जाती है। अनुवाद जिन लोगों के लिए किया जा रहा है, उनका बौद्धिक स्तर क्या है, वे अनुवाद से किस प्रकार लाभ उठाएंगे। शब्द संदर्भों का विशिष्ट महत्व है। शब्द के प्रयोग में सार्थकता होनी चाहिए। रहीम का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।
पानी गए न उभरे मोती मानस चूर्ण। मोती, मानस और चूर्ण के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ संदर्भ अलग अलग है। पानी के स्थान पर जल या नीर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अनुवाद की प्रामाणिकता की जांच के लिए मूल्यांकन की पद्धति अपनाई जाती है। मूल्यांकन के 3 मुख्य मानक है। 1. पश्च अनुवाद। 2. फील्ड टेस्टिंग। 3. क्षमता का अवधारण। 4. मूल भाषा और ध्येय भाषा की भाषाई क्षमता का मूल्यांकन। पहला, ध्येय भाषा से मूल भाषा में पुनः अनुवाद करा के देखा जाता है कि अनुवाद कहाँ तक सफल तथा सटीक हुआ है। दूसरा, फील्ड टेस्टिंग में कई पाठकों द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि वे अनुवाद द्वारा मूल भाषा के कथ्य और तथ्य को किस सीमा तक हृदयंगम कर पा रहे हैं। तीसरा, उक्त दोनों पद्धति द्वारा अनुवादक की क्षमता की अवधारण की जांच हो जाती है। चौथा, मूल भाषा के सबसे निकट शब्द का ग्रहण ही अनुवादक को करना चाहिए। इसके लिए मूल भाषा के भावों को आत्मसात करके लक्ष्य भाषा से शब्द चयन करना पड़ता है। श्रीमती लीला रे तथा डा. जगन्ना चक्रवर्ती दोनों ने इस समस्या पर विचार किया है। दोनों का मत है कि अनुवाद विचारों एवं भावों का भाषांतरण है, इसलिए समीपस्थ शब्दों का प्रयोग ही समीचीन है। अनुवाद पुनर्रचना नहीं है, यह प्रतिकृति है। पुनर्रचना आत्मनिष्ठ और वैयक्तिक होती है। अनुवाद वैयक्तिकता से परे जाता है। अनुवाद किसी भाषा में निहित विचारों को ठीक तरह से समझने के लिए होता है। इसलिए अनुवाद में आंतरिक भावबोध का होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, संदर्भ एवं अर्थ सही हों। अनुवाद अंतर्भाषाई प्रेषणीयता का साधन है। इसलिए मूल भाषा जिस देश और समय की है, अनुवादकन को मनोवैज्ञानिक रूप से उसके निकट होना पड़ता है। तभी वह तत्युगीन परंपरा, सामाजिक आचार विचार, आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक परिवेश के साथ अपने भावों को जोड़कर उनके निकट पहुंच सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुवादक में दोनों भाषाओं के प्रति राग बोध अपेक्षित है। उक्त निकटता के अनुभव के बाद ही वह दोनों के प्रति रागात्मकता का आस्वाद कर सकता है। यह आस्वाद रचनात्मकता की वृद्धि करता है। इसके द्वारा वह अनुवाद को पूर्णतः संप्रेषणीय बना सकता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अनुवाद की परिभाषा का निर्धारण किया जा सकता है। अनुवाद की परिभाषा कई देशी विदेशी विद्वानों ने निर्धारित की है। M.A. हेलिडे ने अनुवाद को संबंध मानते हुए परिभाषा दी है। अनुवाद एक संबंध का नाम है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकारे संपादित करते हैं। दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और उसमें व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है। R.R. हार्टमन तथा स्टार्क ने अनुवाद को प्रक्रिया मानते हुए परिभाषा दी है। एक भाषा या भाषा भेद दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। रवींद्रनाथ श्रीवास्तव और कृष्ण कुमार गोस्वामी ने पुस्तक अनुवाद सिद्धांत और समस्याएं में परिभाषा लिखी है। एक भाषा, स्रोत भाषा की पाठ सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा, लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सर्जनात्मक पुनर्गठन को ही अनुवाद कहा जाता है। 3 अनुवाद की अवधारणा। वाह्य अगत अनेक भौगोलिक इकाइयों में बंटा है। इन भौगोलिक इकाइयों के अनेक भाषाई रूप हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक बोलियां हैं, अनेक मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। पर्यायवाची शब्द हैं। इन भाषाई रूपों में संबद्ध क्षेत्र के व्यक्तियों के रहन सहन के ढंग, आचार विचार की गति संरक्षित रहती है। मनुष्य की जिज्ञासा सनातन हो भावात्मक एकता के लिए प्रत्येक क्षेत्र के इन रूपों और भावनाओं का दूसरे क्षेत्र के रूपों एवं भावनाओं के साथ तालमेल आवश्यक होता है। अनुवाद भाषिक क्षेत्रों के बीच संप्रेषण संभव बनाने वाला अनुशासन है। वस्तु का पुनर्निर्माण करता है। संस्कृत में भाषांतरण की परंपरा नहीं थी, गुणानुवाद की परंपरा थी।
इस परंपरा से अनुवाद की परंपरा क्रमशः विकसित हुई। बौद्ध साहित्य में अनुवाद प्राचीन समय से है। पश्चिम में रवींद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि के व्यापक स्वागत पर शोध करने वालों ने यह रेखांकित किया है कि इस शताब्दी के दशकों तक उनकी लोकप्रियता का कारण पश्चिम का उनके कार्य के प्रति बौद्धिक या कलात्मक प्रशंसा भाव का होना नहीं है, बल्कि पश्चिम द्वारा रचित प्राच्यवाद की अधिरचना में उनके काव्य का उपयुक्त बैठना है। अनुवाद मूलतः एक प्रकार का पुनर्लेखन है, और पुनर्लेखन चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, एक विशेष विचारधारा एवं काव्यशास्त्र को अभिव्यक्त करता है। इतिहास लेखन, आलोचना, संपादन की तरह ही अनुवाद भी पुनर्लेखन है, जो युग की प्रवृत्तियों के अनुसार परिचालित होता है। अनुवाद की अवधारणाओं में व्यापक परिवर्तन आया है। अब अनुवाद सिद्धांत में किसी ऐसी प्रणाली की तलाश नहीं की जाती जो अनूदित पाठ की स्रोत पाठ के संदर्भ में मूल्यांकित करता हो, बल्कि अब उस प्रक्रिया को व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है जिससे अनुवाद संभव होता है। इस प्रविधि में पारंपरिक भाषा केंद्रित अनुवाद सिद्धांत के मूल्यांकन परक निर्देशात्मक प्रतिमानों के लिए स्थान नहीं है। पारंपरिक भाषा केंद्रित अनुवाद सिद्धांत पर देरिदा के विखंडनवाद ने भी प्रहार किया है। देरिदा का मानना है कि अर्थ का आधार अस्थिर होता है और बीज शब्द या गहन संरचना जैसी कोई वस्तु नहीं होती। इसलिए एक ही भाषा के अंतर्गत या एक भाषा से दूसरी भाषा में शुद्ध संकेतितों का परिवहन असंभव होता है। ऐसे में अनुवाद की धारणा बदलकर रूपांतरण की बात करनी चाहिए। देरिदा एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक पाठ से दूसरे पाठ में नियंत्रित रूपांतरण की बात करते हैं। देरिदा अनुवाद की किसी भी ऐसी परिभाषा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिसमें उसे मूल के अर्थ का संवाहक या संप्रेषक माना जाता है। देरिदा का मानना है कि अनुवाद को एक ऐसे दृष्टांत के रूप में ग्रहण किया जा सकता है जिसमें भाषा को मूल पाठ में परिवर्तन करते हुए देखा जा सकता है। अनुवाद भाषिक क्षेत्रों के बीच संप्रेषण बनाने वाला अनुशासन है। अनुवाद शब्द का शास्त्रीय अर्थ है भाषांतरण पश्चात कथन पूर्व विधि द्वारा विशिष्ट विषय का कार्य विशेष के निमित्त पुनरुल्लेख, अर्थानुवाद आदि। अर्थानुवाद तीन प्रकार का माना गया है, यथा विरोधो गुणवाद से अनुवादोत्तराधारिते, भूतार्थवाद तद्धनार्थवाद त्रिधा मतः। विरोध में जहाँ विशेष्य विशेषण का विरोध बंधता है वहाँ गुणवाद रहता है। गुणवाद और अवधारित स्थल में सिद्धार्थवाद भूतार्थवाद पड़ता है, जैसे इंद्रो वरित रहा। भूतार्थवाद दो प्रकार का है, स्तुत्यर्थवाद और निंदार्थवाद। अनुक्षण कथन का प्रमाणांतर से अवगत अर्थ का शब्द द्वारा संकीर्तन भी अनुवाद है। यथा अनुवादेचरणानाम पाणिनि, पाणिनि के इस सूत्र का काशीकार ने अनुवाद शब्द का अर्थ यों लगाया है। प्रमाणांतरावगत स्वार्थरूप शब्देन मात्रा अनुवाद। भोजी दीक्षित ने इस सूत्र का अर्थ किया है सिद्धस्योपन्यास। इन शास्त्रीय अर्थों से भिन्न आज का अनुवाद ट्रांसलेशन का पर्याय माना जा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, लैटिन भाषा में ट्रांस का अर्थ है आर पार। यह शब्द अंग्रेजी में फ्रेंच भाषा के माध्यम से आया। ट्रांसलेटर का अर्थ था एक व्यक्ति से अन्य को हस्तांतरण। अनुवाद की साहित्य सापेक्ष परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, किसी रचना का अन्य भाषा में प्रत्यारोपण एवं भाषांतरण द्वारा उसे प्रेषणीय बनाना। इसे कलात्मक यथार्थ का अनुचिंतन कहा जा सकता है, जिसमें मूल भाषा का यथार्थ सौंदर्य अनुवाद रचनात्मक क्षमता के द्वारा अन्य भाषा में रूप और वस्तु का पुनर्निर्माण करता है। संस्कृत में भाषांतरण की परंपरा नहीं थी, गुणानुवाद की परंपरा थी। इसी परंपरा से अनुवाद की परंपरा क्रमशः विकसित हुई। बौद्ध साहित्य में अनुवाद प्राचीन समय से है। वैश्विक संदर्भ में भी पिछले कुछ वर्षों में ही यह एक नए अनुशासन के रूप में विकसित हुआ है। हिंदी में अनुवाद अध्ययन की विभिन्न प्रवृत्तियां 7वें दशक में विकसित हुई हैं। 60 के दशक के उपरांत भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुवाद के कुछ पाठ्यक्रमों का प्रारंभ हुआ है।
अनुवाद त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1961 में शुरू हुआ है। अनुवाद पर अनुसंधान एवं संगोष्ठियों के आयोजन ने सन 70 के उपरांत हिंदी में अनुवाद अध्ययन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस दिशा में उत्तर भारत में सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दक्षिण में केरल विश्वविद्यालय ने हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान संचार क्रांति युग में ज्ञान के स्रोतों का प्रसार हुआ है और यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्न स्रोतों से ज्ञान को समृद्ध किया जाए। इंटरनेट हमें नए संस्कार दे रहा है। अनुवाद के माध्यम बदल रहे हैं। भाषा नए कलेवर ओढ़ रही है। वाक्य छोटे होते जा रहे हैं। रोमन का चलन बढ़ गया है। संकेतों के नए अनुवाद माध्यम बन रहे हैं। इंटरनेट ने सामाजिक राजनीतिक गोलबंदी की संभावनाओं को पैदा किया है। राष्ट्र राज्य के अप्रासंगिक होने के क्रम में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में गहरी अनास्था पैदा हुई। लोगों का विश्वास दिगा, किंतु इंटरनेट ने इस कमजोर स्थिति में प्रभावी हस्तक्षेप कर संभावनाओं को पैदा किया। नए सिरे से विचारों के आदान प्रदान को प्रेरित किया है। अनुवाद की इसमें प्रभावी भूमिका है। भाषा व्यवहार के सभी क्षेत्रों के अनुवाद किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अनुवाद भाषा का एक व्यापार है। 4 अनुवाद के प्रकार। अनुवाद के निम्नांकित प्रकार हैं। 1 साहित्यिक, 1 गद्य अनुवाद, 2 पद्य अनुवाद, 2 वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, 3 मशीनी कंप्यूटर अनुवाद। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद समिति की अध्यक्ष सुश्री लीला रे के शब्दों में, सर्वोत्तम अनुवादक वे ही हैं जो शब्द के अनुवाद में न पढ़कर मूल लेखक की रचनात्मक क्षमता से अपनी क्षमता का तादात्म्य करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वे मूल के संशोधन के प्रलोभन या अपनी क्षमता की अभिव्यक्ति के मोह में न पढ़कर बिंब ग्रहण, प्रतीक पद्धति और मूल्य प्रतिपत्तियों एवं भाषिक संरचना आदि से परिचित हो लें। इन्हीं से वह अनुवाद को प्रभावी बना सकता है। आधुनिक युग के अनुवाद विशेषज्ञ नायडा ने अनुवाद की 3 पद्धतियां बताई हैं। 1 भाषा शास्त्रीय, 2 भाषा मूलक, 3 समाज वैज्ञानिक। आजकल साहित्य का धरातल समाज वैज्ञानिक हो गया है। इस प्रकार प्रथम 2 पद्धतियां प्राकृतिक धरातल पर शब्दशः पंक्तिबद्ध अनुवाद को प्रथम वरीयता देती हैं। साहित्यिक अनुवाद में दूसरा धरातल तत्वांतरण का होता है। पद्य के अनुवाद में संवेदनशीलता प्रमुख होती है। यह शब्दानुवाद न होकर तत्वप्रक अनुवाद होता है। तीसरा धरातल अर्थग्रहण के साथ अर्थांतरण। इसमें भावार्थ ग्रहण करके भावांतरण किया जाता है। साहित्यिक अनुवाद करते समय भाषाशास्त्रीय और भाषामूलक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। सदियों के अंतराल में कोई भाषा निर्मित होती है, इसलिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। भाषा के शब्द मूल्यप्रक होते हैं। भाषा की आंतरिक शक्ति का आधार उसका शब्द भंडार है। इससे मूल्य परिपत्ति का वहन प्रत्येक शब्द में होता है। लीला रे ने ठीक ही सचेत किया है कि अनुवादक को मूल भाषा के संशोधन के लोभ या अपनी क्षमता की अभिव्यक्ति के मोह में न पड़ना चाहिए। केसा ग्रांडे ने अनुवाद के 4 प्रयोजन इस प्रकार निर्धारित किया है। 1 व्यावहारिक अथवा परिणामवादी, इसके अंतर्गत अनुवाद का सटीक होना आवश्यक है। वैज्ञानिक या तकनीकी अनुवाद इसके अंतर्गत आते हैं। आचार्य शुक्ल का कास्ट निबंध इसके अंतर्गत आता है। 2 सौंदर्यप्रक अनुवाद, इसमें संवेदनशीलता तथा भावप्रवणता का होना आवश्यक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद इसका आदर्श उदाहरण है। 3 नृजाति विज्ञान सम्मत, जातीय एकता एवं सांस्कृतिक पूर्णता के लिए यह आवश्यक है। इसमें आदिम जातियों एवं उपजातियों के सामाजिक व्यवहार, विश्वास एवं जीवन शैली इत्यादि का ज्ञान संचित होता है तथा सभ्यता की प्रत्येक मंजिल से अब तक के विकास के आंकड़े सुरक्षित रहते हैं।
सामाजिक एवं समाजवैज्ञानिक विषयों के अनुवाद में इस प्रणाली की उपयोगिता है। 4. भाषा शास्त्रीय। इसमें शब्द और रूप के साथ भाषाई परिपक्वता आवश्यक है। इसमें मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के भाषा वैज्ञानिक अंगों का ज्ञान आवश्यक है। कंप्यूटर द्वारा किए गए अनुवाद इसी श्रेणी के हैं। अनुवाद में 2 भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए इसमें अंतर अनुशासन आवश्यक तत्व है। साधारणतः अंतर अनुशासन के लिए 2 तरफा क्रियाशीलता आवश्यक होती है। चोम्स्की प्रसिद्ध भाषावेत्ता है। उसने भाषिक क्षमता और भाषिक निष्पत्ति के भेद को स्पष्ट किया है और दोनों में क्रियाशीलता को महत्व दिया है। भाषिक क्षमता भाषा की आंतरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करती है और भाषिक निष्पत्ति व्याकरण सम्मत शब्द और समुचित वाक्य विन्यास के अर्थों की संगति पर निर्भर है। इसमें प्रथमतः भाषानुवाद की प्रक्रिया सजग होती है। अनुवादक पहले मूल भाषा के अर्थ और विन्यास को ग्रहण करता है। लेखक और अनुवादक में समय के अंतराल के कारण सांस्कृतिक दूरी होती है। लेखक के समय से ये परिस्थितियां बदल जाती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की उक्ति, जागो फिर एक बार, तत्कालीन पराधीनता के समय की कविता है। अनुवादक इसे उस समय से खींचकर अपने समय के अनुकूल बना सकता है। इस ग्राफ्टिंग में उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता अपेक्षित है। चोम्स्की ने अर्थान्वय के 2 भेद बताए हैं। पहला अर्थ संगति क्षमता है और दूसरा उसकी क्रियाशीलता। अर्थ संगति की क्षमता यथार्थप्रक होती है, सत्य पर आश्रित है। क्रियाशीलता अर्थ तत्व पर आश्रित है। अनुवाद वास्तव में दोनों भाषाओं के अर्थ का समायोजन करता है। इसमें अनुवादक को ग्राफ्टिंग की सुविधा नहीं है। निराला की जागो फिर एक बार कविता को उसी दिक्काल में अनुदित करना पड़ेगा। तब पराधीनता की वेदना और निराला की अंतव्यथा का सहसंबंध जुड़ेगा। निराला के असली व्यक्तित्व की पहचान इसी यथार्थ अनुवाद से होगी। नायडा के द्वारा मान्य अनुवाद की प्रक्रिया के स्तरों के 3 वर्गीकरण हैं। मूल पाठ का प्रथम उपक्रम लेखक है। द्वितीय उपक्रम मूल का अर्थ और विन्यास है। तृतीय उपक्रम अनुवादक है, जो अर्थ और विन्यास ग्रहण करके दूसरी भाषा में बदलता है। अर्थ संदर्भ का समायोजन और उसकी संगति आवश्यक होती है। प्रसाद जी की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती के अनुवाद में अर्थ संदर्भ का थोड़ा सा भी विचलन काव्य सौंदर्य को नष्ट कर देगा। सौंदर्य की प्रेषणीयता और भावबोध की यथार्थता अत्यंत आवश्यक है। 1. 5 व्याख्याओं के आधार और परिसीमा। शब्द भाषा के स्वरूप के प्रथम सोपान हैं। इसके बाद वाक्य की स्थिति आती है। वाक्य को ही भाषा की लघुतम इकाई माना गया है। वाक्य ही किसी अवधारणा, विचार या भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। अनुवाद की परिसीमा यहीं से आरंभ होती है। भाषाओं की भिन्नता का एक कारण यह भी है कि वाक्यों में शब्दों का क्रम भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इस क्रम के अभ्यास के कारण तनिक से उलटफेर से पूरी अवधारणा अस्पष्ट या भ्रांतिपूर्ण हो जाती है। व्याख्याएं अवधारणाएं सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। अवधारणाएं व्यक्ति मानस की उपज होती हैं और व्यक्ति विशेष ही उनके लिए ध्वनि संकेत भी निर्धारित करता है। वस्तुओं की तरह अवधारणाएं भी किसी स्थान या काल विशेष में बनती हैं और वहां की भाषा में उनके लिए प्रयुक्त शब्दों का प्रचलन हो जाता है। अनुवाद कार्य में अनुवादक का दोहरा मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। पहले तो वह मूल भाषा के वाक्य को पढ़कर उसमें प्रयुक्त शब्द क्रम का अनुसरण करते हुए उस वाक्य के अर्थ को ग्रहण करता है और फिर उसे लक्ष्य भाषा की वाक्य योजना के अनुरूप शब्द क्रम के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अनुवाद की सीमाएं 2 ध्रुवों से जुड़ी हुई हैं, तुल्य रूपता और अर्थ। इस संदर्भ में एक दृष्टांत उद्धृत है। कुछ वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में एक उद्धरण को लेकर काफी तनाव हुआ क्योंकि उसमें पश्चिम यूरोप के भावी पतन को बहुत बड़ा अत्याचार कहा गया था।
फ्रांसीसी शब्द ब्रूटल अर्थात चिंताजनक को अंग्रेजी का ब्रूटल समझकर शाब्दिक अनुवाद कर दिया गया था और उनका आपसी तनाव तभी कम हुआ जब उन्हें बताया गया कि मुहावरेदार फ्रांसीसी भाषा में इस शब्द का अर्थ बहुत कुछ अंग्रेजी की सीरियस, गंभीर शब्द से मिलता जुलता होता है। दो ध्रुवों तुल्य रूपता और अर्थ का अर्थ है, अनुवाद कार्य की प्रक्रिया तथा उत्पादन। इन्हें साधने का तरीका यही है कि अनुवादक मूल भाषा पाठ का बुद्धिगत विश्लेषण करते हुए अर्थ को संप्रेषित करे। उसका यह विश्लेषण ही अनुवाद को सफल या असफल बनाता है। इस संबंध में डॉ. इंद्रनाथ चौधरी के विचार ध्यान देने योग्य है। वस्तुतः प्रोक्ति के वाक्यों द्वारा अभिव्यक्त अर्थों के बीच एक विशिष्ट औपचारिक अर्थगत संबंध नहीं होता। हर भाषा के कुछ संदर्भ और प्रसंग होते हैं। प्रसंग स्थानिक और देश काल से जुड़कर भाषा की धरातलीय संरचना में घर किए रहते हैं और दूसरी ओर संस्कृति से प्रभावित भाषा की आभ्यंतरिक संरचना में नाना ऐतिहासिक संदर्भ मौजूद रहते हैं। प्रसंग का संबंध भाषा के लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक रूप एवं उससे जुड़े स्थानिक देश काल से होता है और संदर्भ का संबंध भाषा में निहित गहरे सांस्कृतिक संदर्भों से होता है। इसीलिए अर्थ कभी कोशगत नहीं होता, वह प्रसंग एवं संदर्भगत होता है। द्रष्टव्य साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद अध्ययन का स्वरूप, लेख, अनुवाद बोध, सन डॉ. गार्गी गुप्ता 190, परी 95। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 1.6 अनुवाद का उद्देश्य। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य में सदैव दूसरे प्राणियों, दूसरे देशों, दूसरी संस्कृतियों के प्रति जिज्ञासा रही है। उसके अंदर प्रगति करके आगे बढ़ने की आकांक्षा सदा बलवती रही है। यह जिज्ञासा एवं आकांक्षा अत्यंत सृजनात्मक होती है। यहाँ हम एक देश द्वारा दूसरे देशों पर आक्रमण करके उनके साहित्य, राजनीति या संस्कृति के ज्ञान प्राप्त करने या मोड़ देने में निहित विध्वंसक उद्देश्यों की चर्चा से विरत रहेंगे। सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत अनुवाद का उद्देश्य व्यक्ति के भौतिक एवं मानसिक क्षितिज का विकास है। व्यापक स्तर पर यह विकास समाज और देश के भाषा और संस्कृति उत्थान से जुड़ता है। किसी देश या किसी क्षेत्र के लोगों ने किन उपायों से आर्थिक उन्नति की, कैसे कैसे आंदोलन हुए, शिक्षा में प्रगति के लिए किस प्रकार से बहुस्तरीय प्रयास और उपाय किए गए, यह सारी जानकारी हम बिना भ्रमण किए आसानी से उनकी पुस्तकों, पैम्फलेटों और सूचनाओं के अनुवाद के माध्यम से प्राप्त करते हैं। फ्रांस में वाल्टेयर के लेखन ने किस प्रकार आंदोलन तेज किया, जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद के सहारे कितने अत्याचार ढाए और रूस ने किसानों मजदूरों का राज्य कायम करने के लिए किन उपायों का अवलंबन किया, हमारे देश में इसकी जानकारी वहाँ की पुस्तकों के अनुवाद के माध्यम से ही हुई है। अमेरिका, यूरोप आदि से सूचनाएं अंग्रेजी में प्राप्त होती हैं और अनुवाद के माध्यम से तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल प्रदेशों तथा हिंदी भाषी प्रदेशों में इसका प्रचार प्रसार होता है। अनुवाद वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना की पूर्ति में सहायता देता है। अनुवाद ने हमारे समक्ष विश्व को एक गांव बना दिया है, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर परिवार से लेकर आचार विचार की पूरी जानकारी रखता है। अनुवाद द्वारा भावात्मक एकता के अवसरों में वृद्धि करना सर्वोत्तम उद्देश्य है। रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद इस उद्देश्य से किया गया था कि पश्चिम को पूर्व के दर्शन और संस्कृति से परिचित कराया जाए। अनुवाद के इस उद्देश्य ने टैगोर को नोबेल प्राइज से प्रतिष्ठित करा दिया। एशिया, अफ्रीका या और स्थानों में जितने नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, वे सब अनुवाद के माध्यम से। 1.7 अनुवाद का आधार। वेदों में जिस प्रकार की संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, उसे अखिल भारतीय रूप देने के लिए शास्त्रीय संस्कृत में उसका अनुवाद आवश्यक था। क्योंकि वैदिक संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ था वे शब्द अब प्रचलित नहीं थे। शब्दों के अप्रचलित हो जाने से उनके अर्थ और संदर्भ भी ज्ञात नहीं हो सके। उस समय के विद्वानों के सामने समस्या यह थी कि किस आधार पर वैदिक संस्कृत को शास्त्रीय संस्कृत में अनुदित किया जाए।
इस समस्या के निराकरण के बीच ही व्याकरण का जन्म हुआ। सबसे पहले पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में शब्दों के धातु रूप के आधार पर संदर्भों को समझकर अर्थ निश्चित किया। अर्थ निश्चित करने में धातु रूप का आधार लेने का तात्पर्य था शब्द के व्युत्पत्ति मूलक अर्थ को आधार बनाया। यास्क ने अपने निरुक्त में थोड़े बहुत हेरफेर के साथ इसी व्युत्पत्ति मूलक अर्थ का निर्वचन किया है। मीमांसकों ने आप्रवचन कोश वचन आदि 8 आधार माने। आप्त वचन में संस्कृति के तर्क निहित हैं, जैसे सती का सहधर्मिणी। इसका अनुवाद अंग्रेजी में मुश्किल है। संधि समास आदि कारक नियम व्युत्पत्ति अर्थ से नहीं समझा जा सकता। भर्तृहरि ने धातु रूप के द्वारा शब्दों के अर्थग्रहण की संभावना को अमान्य कर दिया। किसी विशेष संदर्भ में शब्दों को पूर्वापर क्रम से जैसे रखा जाता है, उसी पूर्वापरता से शब्द का अर्थ निःसृत होता है। वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी को लेकर नया भाषा विज्ञान बनाया। वस्तुतः दर्शन का पुट होने के कारण इसे भाषा दर्शन कहना चाहिए। भर्तृहरि ने शब्द को ब्रह्मा कहा। शब्द ब्रह्मा की अभिव्यक्ति ब्रह्मांड है। दार्शनिक जैसा दिखने वाला यह शब्द ब्रह्मा विज्ञान के इस नियम के करीब है कि सृष्टि की उत्पत्ति विस्फोट द्वारा हुई। जैसे विस्फोट के कई चरण हैं, वैसे ही शब्द ब्रह्मा की अभिव्यक्ति 3 चरणों में होती है। अभिव्यक्ति का पहला चरण पश्यन्ति है। पश्यन्ति में अंतर्दृष्टि का स्फुरण हो जाता है। प्रतिभा इसी अंतर्दृष्टि का स्फुरण है। इस प्रथम चरण में शब्द और विचार में कोई भिन्नता नहीं होती। शब्द और विचार अभिन्न होते हैं। तुलसीदास के शब्दों में गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। शब्द और विचार जल और लहर से उठते हुए बिंदुओं के समान अभिन्न होते हैं। इस अभिन्न अवस्था में ब्रह्मांडीय यथार्थ का अवबोधन चेतना के चमकते हुए शांत प्रवाह के रूप में होता है। महाकवि निराला ने अपने वेदांत के अनुसार अपनी कविता कौन तम के पार रे कह की एक कड़ी में अखिल जल जलधार से कह लिखकर इसी प्रशांत चैतन्य प्रवाह को प्रस्तुत किया है। दूसरा चरण मध्यमा का है। इसमें भाषा पूर्व की ही आद्य स्थिति होती है, जिसमें वाक्य के सभी भाषिक तत्व बीज में वृक्ष की तरह अव्यक्त रूप में उपस्थित रहते हैं। इसी से कवियों के बीज शब्द ढूंढने का महत्व बढ़ा था। बैखरी भाषा पूर्व का वह अंतिम चरण है, जिसमें शब्द ब्रह्मा भाषा का रूप ग्रहण कर लेता है। अव्यक्त बीज के भाषिक तत्व व्यक्त होकर भाषा का नाम धारण कर लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने पश्यन्ति मध्यमा और बैखरी शक्तियों का क्रमशः विकास अपनी कविता प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना कहा कहा से बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना में इस कड़ी द्वारा प्रस्तुत किया है। व्यक्त हुई तू धर कर नाम रूप नाना। पंत जी ने पश्यन्ति मध्यमा और बैखरी का नाम लिए बिना उसकी विशेषताओं के द्वारा ब्रह्मांड के विकास का नक्शा खींचा है। भर्तृहरि ने भाषा के इन्हीं 3 चरणों के द्वारा भाषा के विकास का चित्रांकन किया है। भाषा के इस विकास को गहराई से देखें तो भाषा की आंतरिक संरचना को सार्वभौम माना गया है। इस सार्वभौम रूप में ही भाषा विशेष की सभी विशेषताएं होती है। सार्वभौम संरचना से ही अपने अपने समय और देश से प्रभावित विशेष भाषाओं का उद्भव होता है। यही भाषा विशेष संप्रेषण का आधार बनती है। भर्तृहरि के 3 चरणों में एक और चरण परा बाद में वैयाकरणों ने जोड़ा। यह शब्द भी ऋग्वेद से ही मान्य चला आ रहा है। पराशक्ति द्वारा मनुष्य अपने प्रत्यक्ष जीवन में असामान्य बातों का अनुभव करते हैं। किसी भावी घटना का पहले से ही आभास हो जाना या स्वप्न का सच हो जाना इत्यादि भौतिक नियमों से नहीं समझा जा सकता है। यह अतीन्द्रिय बोध या अतीन्द्रिय दृष्टि ही अंतःप्रज्ञा कहलाती थी। आज के वैज्ञानिक युग में यह परामनोविज्ञान का विषय हो गया है। वैज्ञानिक मैक्स डेसोर ने सबसे पहले 1889 में परामनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जिसे बाद में 1930 में जेबी रिने ने ग्रहण कर लिया। ग्रीक शब्द पैरा है, जिसका अर्थ है अलग अलग शब्द, जैसे वेदों में परा
शब्द का एक आयाम है, उसी प्रकार पैरा के ग्रीक अर्थ अलग थलग अर्थ में एक अजनबीपन तेन्यानेव ने पाठ की साहित्यिकता की खोज करते हुए बतलाया था कि एक प्रणाली की साहित्यिक उपप्रणालियां समान स्तर पर नहीं स्थित होती बल्कि नीचे ऊपर श्रेणीबद्ध होती है। कभी कोई हाशिए की प्रणाली केंद्र में आ जाती है और केंद्र की प्रणाली हाशिए पर चली जाती है। प्रणालियों की स्थिति में यह हेरफेर ही किसी साहित्य के परिवर्तन और विकास के होता है। 93 इसे डिफेमिलियराइजेशन अर्थात अजनबीपन कहते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया भी एक प्रणाली है जिसने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ग्रीक शब्द पैरा को आज मान्यता प्राप्त हो गई है, किंतु भर्तृहरि के अनुसार परा कोई चरण नहीं, वे केवल 3 ही चरण की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक अनुवाद विज्ञान में भर्तृहरि की सार्वभौम की अवधारणा ग्रहण की गई है। मनुष्य की भाषाओं में जो अंतर है वह ऊपर सतह का अंतर है, इसलिए अनुवाद करने का अर्थ है ऊपर सतह से नीचे उतरकर उसकी आंतरिक समांतर पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थात स्रोत भाषा की विशिष्टताओं को हटाकर मध्यमा से पश्यंती में उतरकर सार्वभौम भाषा की तलाश और इसके बाद लक्ष्य भाषा में सामग्री का रूपांतरण। पश्चिम के वारेन वीवर और नाम चामस्की ने भर्तृहरि प्रणीत भाषा के इन आधारों में से बहुत कुछ को ग्रहण किया। मूल में वारेन बीवर ने अपने मेमोरेंडम में लिखा कि सभी भाषाएं मनुष्य ने आविष्कृत और विकसित की हैं और मनुष्य की वाक इंद्रियां एक समान हैं, जो समान ध्वनि समूहों को उच्चारण करने में सक्षम हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में समान संभावनाएं हैं, इसलिए भिन्न स्थल और भिन्न समय में भाषा अवश्य ही समान रूप से ही प्रकट हुई होगी। एक ही नींव पर खड़ी कई मीनारों पर एक एक मीनार के हिसाब से कई व्यक्ति खड़े हैं। सामाजिक भावना प्रबल होने के कारण वे परस्पर एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाएं तो भी बात ठीक से समझ में नहीं आएगी, संप्रेषण बाधित होगा। लेकिन नींव में एक सामूहिक तहखाना है। जब अलग अलग खड़े व्यक्ति नीचे उतरकर उस तहखाने में पहुंचते हैं, तब उन ध्वनि समूहों का अनुसरण करते हुए वे आपस में अच्छी तरह से अपने भावों एवं विचारों का संप्रेषण कर सकते हैं। अतः चीनी से अरबी में अनुवाद करने का सही तरीका मीनार से मीनार तक चिल्लाना नहीं बल्कि नीचे उतरकर सार्वभौम भाषा की तलाश करना है, क्योंकि मानव संप्रेषण का यही सामूहिक आधार है। स्रोत भाषा में छिपा यही सामूहिक आधार वास्तविक आधार है, जो अज्ञात है, इसलिए उसकी खोज आवश्यक है। सार्वभौम भाषा की तलाश कर लेने के बाद लक्ष्य भाषा में उसके अनुवाद का रास्ता चुना जाए। नाम चामस्की ने वारेन बीवर की सार्वभौम भाषा से मिलती जुलती अपनी अवधारणा पेश की है। उन्होंने तल संरचना और गहन संरचना डीप स्ट्रक्चर्स की अवधारणा रखी। तल संरचनाएं भाषा की ऊपरी सतह हैं। ये ऊपरी सतह आकस्मिक है। इस सतह से नीचे उतरकर गहन संरचनाओं में भाषा निर्माण का केंद्र स्थित होता है। चामस्की ने इन गहन संरचनाओं को मानव मन का नैसर्गिक अवयव माना है। इसी के अनुसार उन्होंने स्थापना दी कि मानव की भाषाओं का एक सामान्य कॉमन स्थापत्य होता है। उन्होंने प्रजनक व्याकरण जेनरेटिव ग्रामर की अवधारणा सृजित की, जिसके अनुसार संसार का प्रत्येक मनुष्य बोलना सीखने के साथ ही एक सामान्य व्याकरण का अभ्यंतरण कर लेता है, जिस व्याकरण से संसार के और सब लोगों की भाषाओं का प्रजनन होता है। प्रजनक व्याकरण एक प्रणाली है जिसके नियम वाक्यों की संरचना के विवरण को स्पष्ट और परिभाषित तरीके से निर्धारित करते हैं। प्रजनन व्याकरण के 3 अवयव इस प्रकार हैं: 1 वाक्यगत, 2 अर्थगत, 3 स्वन प्रक्रियात्मक फोनोलॉजिकल। इनमें से केवल वाक्यगत व्याकरण की भूमिका वाक्य की संरचना के सृजन में होती है। शेष 2 अर्थगत एवं स्वन प्रक्रियात्मक अंगों की भूमिका वाक्य की व्याख्या में होती है। ये दोनों व्याख्यात्मक अंग हैं। प्रजनक व्याकरण के वाक्यगत अवयव के 2 घटक हैं, जिन्हें वे आधार बेस और रचनांतरणप्रक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये आधार घटक सार्वभौम हैं।
इन्हें यूनिवर्सल की श्रेणी में रखकर पुनर्लेखन को आधार दिया गया है। इस आधार घटक का निर्माण पुनर्लेखीय निगमों के अनुक्रम और शब्दकोश जैसे दो उपघटकों द्वारा होता है। अंग्रेजी में चामस्की ने इन पुनर्लेखी नियमों के लिए रीराइटिंग रूल्स लिखा है। यह शब्दों के क्रम को सही स्थान पर रखने की एक संरचना है। वस्तुतः यह बोध का नियम है जिसका संबंध स्वयं से लेकर विषय वस्तु तक है। जैसे ये तीन शब्द है, वह आता है, और सिर्फ यही तीन शब्द किसी भाषा में हो तो बोलने वाला यह जानता है कि इन तीन शब्दों के कुछ समुच्चय इस भाषा के हैं, जैसे वह आता है, अथवा आता है, हाँ वह, तथा वह है आता, या वह आता इस भाषा के नहीं हैं। आधार का पहला अंग यही क्रम का बोध है। आधार घटक का दूसरा उपघटक शब्दकोशीय है। इस शब्दकोशीय उपघटक के द्वारा कोशगत विषयों के वाक्यगत, अर्थगत और स्वनक्रियात्मक गुण निर्धारित होते हैं। इन दोनों उपघटकों के सहारे आधार घटक गहन संरचना का प्रजनन करता है। इस प्रजनन के फलस्वरूप इनका रचनांतरण तल संरचना में संभव होता है। तल संरचना तक पहुंचने की इस प्रक्रिया को किसी एक भाषा से संबद्ध न करके सार्वभौम मानना ही चामस्की की विशेषता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि चामस्की ने दोहरी गतिविधियों वाले मानदंड निर्धारित किए हैं। आधार से गहन संरचना और गहन से तल संरचना के ये प्रक्रियात्मक सोपान अनुवाद की प्रविधि निर्मित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। अमेरिका में बाइबिल का अनुवाद करने वाले अनुवाद विशेषज्ञ नाइडा ने चामस्की के इन आधारों द्वारा एक तकनीक विकसित की जो अनुवाद करने के लिए उपयोगी साबित हुई। एक ओर यह तकनीक स्रोत भाषा को विसंकेतित अर्थात डिकोड करता है, दूसरी ओर लक्ष्य भाषा में इसकी समतुल्य अभिव्यक्ति के उचित प्रजनन की प्रक्रिया को सही ढंग से समझने के लिए अनुवादक को दृष्टि प्रदान करता है। नाइडा का मौलिक योगदान यह है कि उसने चामस्की के पहले सतह को छोड़ दिया है। उसने अनुवाद सिद्धांत के आधार के लिए उसके अंतिम दो सतह लिए हैं। नाइडा ने अपनी अनुवाद प्रविधि में पहला पद स्रोत भाषा के पाठ को अर्थ के सबसे करीब, बीज पाठ, में संरचनात्मक रूप से रूपांतरण माना। दूसरा चरण स्रोत भाषा के अर्थ को लक्ष्य भाषा के सामान्य संरचनात्मक स्तर पर स्थानांतरित करना है। तीसरे पद पर मूल भाषा के अर्थगत तथा शैलीगत समतुल्य अभिव्यक्ति को लक्ष्य भाषा में प्रजनित करना है। इस प्रकार नाइडा मूल पाठ के तल संरचना से गहन संरचना में पहुंचते हैं और इसके बाद मूल पाठ की गहन संरचना को लक्ष्य भाषा की गहन संरचना में स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार गहन संरचना से लक्ष्य भाषा की तल संरचना में आकर उसका प्रजनन करते हैं। साहित्य मीमांसकों द्वारा व्याख्यायित साधारणीकरण सिद्धांत के एक अवयव सह अनुभूति को नाइडा ने अनुवाद की प्रविधि में ले लिया है। नाइडा ने कहा कि भाव की समानुभूति, एम्पैथी ऑफ स्पिरिट, के द्वारा स्रोत भाषा की गहन संरचना को लक्ष्य भाषा की गहन संरचना में स्थानांतरण भाव की समानुभूति द्वारा संपन्न हो जाता है। नाइडा एक लेबल कहते हैं। कोई शब्द यदि किसी जाति की भाषा में नहीं है, तो उसके स्थान पर उस जाति में पाए जाने वाले शब्द को स्थानांतरित किया जा सकता है। एस्किमो जाति में लैम्ब शब्द नहीं है, तो एस्किमो के सील शब्द का प्रयोग उसके स्थान पर हो सकता है। लिख सकते हैं, सील अबोधता का प्रतीक है। 1.7 एक अनुवाद का आधार मूल भाषा। नाइडा ने गत्यात्मक सक्रिय समतुल्यता डायनेमिक इक्विवेलेंस को श्रेष्ठता प्रदान की। फॉर्मल इक्विवेलेंस ऊपरी औपचारिक समतुल्यता इससे नीची श्रेणी में है। गत्यात्मक समतुल्यता में भाव पर बलाघात दिया जाता है। 1910 में श्री आर रघुनाथ राव ने अनुवाद की कला नामक पुस्तक में इसी भाव आधारित समूल्यता को श्रेष्ठ माना। श्री अरविंद ने भी अनुवाद को शब्द का पुनरुत्पादन न मानकर पुनर्रचना माना, जिसमें समतुल्य बिंब और भावात्मक सौंदर्य की पुनः रचना की जाती है।
पश्चिम में 20वीं शताब्दी के छठे दशक तक प्रजनक व्याकरण समतुल्यता और सर्वांगी सिस्टमेटिक व्याकरण के अनुसार ही अनुवाद के सिद्धांत निर्मित हुए। जर्मनी के विश्वविद्यालयों ने अनुवाद को विज्ञान की श्रेणी में रखा। यहाँ के प्रोफेसर ऑटो कोद इत्यादि विशेषज्ञों ने समतुल्यता के इर्द गिर्द ही शब्द के समतुल्य अथवा पूरे पाठ को एक इकाई के रूप में देखकर संरचनागत समतुल्य की अवधारणा प्रस्तुत की। जर्मनी के काव्यशास्त्री अंतःप्रज्ञा पर जोर दे रहे थे। इस इंट्यूशन के मानक का प्रभाव अनुवाद की अवधारणा पर पड़ा। जर्मनी के सारलैंड विश्वविद्यालय सारब्रुकेन के प्रसिद्ध प्रोफेसर वोल्फ्रेम विल्स ने अनुवाद को विज्ञान तो माना, पर इसमें भाषा पाठ की आत्मा तक पहुंचने के लिए अंतःप्रज्ञा का मिल कर दिया। इसमें भाष्य विज्ञान और प्रजनक अवयवों का मिल है, जो दो भाषाओं का परस्पर अनुवाद करते समय गहन से ऊपर आकर तल संरचना में बैठकर अनुवाद के विज्ञान को विकसित करने में विश्वास करता है। विल्स ने सार्वभौम के सिद्धांत को भी मान्य करते हुए कहा है कि भाषांतर दो मूलभूत कारकों के कारण संभव होता है। मानव अनुभव के सामूहिक अभ्यंतर कॉमन कोर के कारण है। दो भाषाओं के बीच मूलभूत समानता का कारण भाषाओं के वाक्यगत संरचना तथा उसके बीच शब्द में अंतर्निहित होता है। बाद में बेल्जियम, इजराइल, नीदरलैंड आदि देशों में मूल भाषा पर केंद्रित करने के स्थान पर लक्ष्य भाषा में मूल पाठ के अभिग्रहण तथा उसके संदर्भ पर केंद्रित कर दिया। साहित्य के क्षेत्र में इसकी महत्ता खास तौर से प्रदर्शित की गई। यह परिचालन सिद्धांत है। 1.8 परिचालन। साहित्य के विद्यार्थी परिचालन से अच्छी तरह परिचित है। इतिहासज्ञों और आलोचकों ने इसी परिचालन के सहारे इतिहास और साहित्य की विवेचना की है। अकबर को कोई नीतिकुशल कहता है और कुछ लोग विशाल हृदय उदारवादी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा की पंक्ति शक्ति राम में हुई अंतर्हित की व्याख्या करते हुए डा. रामविलास शर्मा ने भौतिक प्रणाली अपनाते हुए बतलाया कि शक्ति बाहर से भीतर जा रही है। इसलिए यह ऊर्जा है, जड़ ऊर्जा है, चेतना नहीं है। परिचालन का विचारधारात्मक आधार बहुत पुराना है। साहित्य में इस प्रकार का परिचालन कवि के समकालीन युग के स्वभाव और आलोचक के अपने युग के स्वभाव को देखते हुए किया जाता रहा है। पर अनुवाद के क्षेत्र में इस परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया थियो हर्मस ने 1985 में उनकी पुस्तक साहित्य का परिचालने साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में एक अध्ययन। सदियों पूर्व से अनुवाद के क्षेत्र में परिचालन मैनिपुलेशन होता रहा है, किंतु विश्वविद्यालयों में अलग विषय होने के बाद इस ओर ध्यान दिया गया और अधिकांश पुस्तकें लिखी गई। जैसा कि ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है, परिचालन किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है। टीटा रामविलास शर्मा ने निराला के वेदांत में भौतिकता का पुट देने के उद्देश्य से वैसा परिचालन किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रूरता के आरोप से मुक्त करने के लिए अकबर के विषय में अपनी वह राय दी, या औरंगजेब के विषय में लिखा कि वह स्वयं हिंदी कविता करता था और दरबार में हिंदी कवियों को बुलाता था। थियो हर्मस ने उद्देश्य को नोटिस में लिया और आंद्रे लीफेबेरे ने इसे आगे विकसित करते हुए कहा कि अनुवाद एक प्रकार से पुनः लेखन और यह विशेष उद्देश्य से एक विशेष विचारधारा और काव्यशास्त्र को व्यक्त करता है। पुनर्लेखन के विचारधारात्मक आधार को स्पष्ट करने पर पुनर्लेखन की प्रकृति भी स्पष्ट हो जाती है। लीफेबर ने कहा कि अनुवाद में स्रोत पाठ का परावर्तन नहीं होता, अर्थात मूल पाठ का प्रतिबिंबन रिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि अपवर्तन रिफ्लेक्शन होता है। अपवर्तन में परसेप्शन पर अवबोधन पर बल दिया जाता है। 1.9 अनुवाद के आयाम। मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार जीवन के आयाम बढ़े हैं, इसी के अनुसार अनुवाद के आयाम बढ़ गए हैं। इन आयामों को निम्नांकित उप आयामों में विभाजित किया जा सकता है। 1.9 एक अनुवाद और धार्मिक साहित्य। अनुवाद के विभिन्न अनुवाद सबसे पहले सदियों पूर्व धार्मिक साहित्य के अनुवाद में व्यक्त हुए। वेदों के भाष्य अंतःभाषिक अनुवाद हैं। बौद्ध साहित्य के चीनी, तिब्बती, सिंहली,
भूटानी, जापानी भाषाओं में अंतर्भाषिक अनुवाद किए गए। बाइबिल के अनुवाद ईसाई धर्म के प्रचारकों ने पहले यूरोपीय भाषाओं में किए। तत्पश्चात सभी अफ्रीकी, एशियाई भाषाओं में अनुवाद हुए। इन्हें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत इसलिए लिया गया क्योंकि प्राचीन काल में इनके अनुवाद धर्म प्रचार की दृष्टि से किए गए ज्ञान प्रसार की दृष्टि से 18वीं शताब्दी में अनुवाद ने अनेक आयामों को स्पर्श किया। 1.9 दो अनुवाद और वैचारिक ज्ञानात्मक साहित्य। 16वीं शताब्दी में यूरोप के ज्ञानोदय ने धर्म के पीछे ढकेल कर विज्ञान के आयामों को महत्व दिया। विज्ञान की दृष्टि से बाइबिल का अध्ययन हुआ और उसमें वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात गैलीलियो, ब्रूनो न्यूटन आदि वैज्ञानिकों की खोज ने धार्मिक चर्च के अधिकारियों तथा राज्य प्रशासकों में खलबली मचा दी। गैलीलियो ब्रूनो आदि को दिए गए दंड ने उनकी प्रसिद्धि में अत्यंत वृद्धि की। यही समय था जब यूरोप का ज्ञान प्रकाश चारों ओर फैला और उन वैज्ञानिकों के विचारों को अनुवाद के द्वारा संसार में प्रसारित किया गया। दूसरे देशों ने भी अपने अपने साहित्य में विज्ञान की खोज करना प्रारंभ किया। राजा राममोहन राय ने वेदों को दैवीकरण से मुक्त करके उसमें वैज्ञानिक आयामों की खोज की। भारतीय मानस में व्याप्त अंधविश्वासों को तर्क और विवेक का आधार लेकर मुक्त किया। सामाजिक बुराइयों खासकर सती प्रथा पर आघात किया। स्वामी दयानंद ने वेदों के सहारे शूद्रों एवं स्त्रियों की शिक्षा का प्रसार किया। राममोहन राय ने वैचारिक साहित्य का अनुवाद किया। 1974 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की कलकत्ता में स्थापना हुई और इसके द्वारा भारतीय साहित्य के अनुवाद अंग्रेजी में हुए। इस अनुवाद के पीछे अंग्रेजों का एक औपनिवेशिक उद्देश्य यह था कि वे भारतीय मानस और भारतीय समाज को अच्छी तरह समझकर अपना साम्राज्य चला सकें। किंतु इस अनुवाद कार्य ने भारतीय गर्व और आत्मसम्मान की वृद्धि की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होने के बाद अंग्रेजी साहित्य तथा फ्रेंच आदि विदेशी साहित्य को हिंदी में उपलब्ध कराने की ओर ध्यान गया। औपनिवेशिक उद्देश्य तो यह था कि अंग्रेजों की उच्चता की प्रतिष्ठा और भारतीयों के मन में हीनता बोध का सृजन किया जाए। इससे वे उपनिवेशवाद को एक आधार भी दे रहे थे, किंतु उनका उद्देश्य सफल नहीं हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा विदेशी साहित्य के अनुवादों ने भारतीय मानस में प्रतियोगिता की भावना पैदा की। बाइबिल के सामने वेद और वेदांत जैसे आगे बढ़ गए थे, उसी तरह शेक्सपियर के साथ कालिदास और भवभूति आदि को रखा गया। यह सब ज्ञानात्मक साहित्य अनुवादों के माध्यम से सुपरिचित हुए। राजा राममोहन राय की विशेषता यह थी कि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के सकारात्मक तत्वों को लेकर अपने मानकों का निर्माण किया। उन्होंने ईसाईयत के मूलभूत तत्वों को ले लिया। उनके द्वारा किए गए भारतीय साहित्य के अनुवादों की भारतीय मन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अनुवाद के आयाम के अंतर्गत ही पुनर्जागरण की रोशनी का प्रसार है। ऋग्वेद के कई भाषाओं में अनुवाद हुए, जैसे एच विल्सन और एच ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा फ्रीडरिक रोजन ने लैटिन में अनुवाद किया। अथर्ववेद का हिटनी और लैनमैन ने अंग्रेजी में अनुवाद किए। सामवेद का जे स्टीवेंसन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। एच ग्रिफिथ ने यजुर्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कीथ ने तैत्तरीय संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऋग्वेद का जर्मन में अनुवाद एच ग्रासमान, लुटविग और एच ओल्डनबर्ग ने किया और फ्रेंच में लांगलवा ने अनुवाद किया। ऐत्रेय ब्राह्मण का मार्टिन हाग ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और कीथ ने शतपथ ब्राह्मण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि के अतिरिक्त एशियाई भाषा चीनी, फारसी आदि में भी संस्कृत ग्रंथ अनुदित हुए। रूस में कल के रिडल ऑफ यूनिवर्स ने क्रांति का बीजारोपण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेनिन ने इसी से इस ग्रंथ की प्रशंसा की। इस ग्रंथ का अनुवाद यूरोप और रूस की भाषाओं में हुआ। हिंदी में विश्व प्रपंच,
नाम से इसका अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसके साथ डार्विन के विकासवाद को अनुदित करते हुए लंबी भूमिका हिंदी भाषियों को उपलब्ध कराई जिससे उनके ज्ञानात्मक आयाम का विकास हुआ। 1.9 3 अनुवाद और वैज्ञानिक तकनीकी विकास। आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद के आयाम रचनात्मक रूप से विकसित हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक देश दूसरे देशों में हुए सारी खोजों का उपयोग करके उससे आगे की खोज में संलग्न होता है। सरकारी संस्थाएं एवं निजी संस्थाएं दोनों इन खोजों से फायदा उठाकर आगे का विकास तय करती हैं। चरक संहिता में औषधि विज्ञान की तकनीक, पेड़ पौधे और दवाइयों के नाम और रोगों की पहचान का पुराना भारतीय तरीका सुरक्षित है। चीन, जापान आदि एशियाई देशों के साथ यूरोप के देशों में सरकारी संस्थाओं तथा औषधि निर्माता कंपनियों ने चरक संहिता के कई अनुवाद कराए। आयुर्विज्ञान में सुश्रुत शल्य विज्ञान के आदि आचार्य कहे जाते हैं। ऑपरेशन के दरमियान किन तरीकों एवं दवाइयों का प्रयोग उचित सुश्रुत संहिता के अनुवाद द्वारा ही इसका ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ और इस क्षेत्र में अग्रिम विकास की संभावनाएं तलाशी गईं। संजीवनी बूटी के लिए अब तक खोज हो रही है। यह विदेशी समाचारों के अनुवाद ही हमें बताते हैं। मध्यकाल में विजयी देश विजित देशों से अपने वैज्ञानिक शोध एवं अन्य साहित्य को सौंप देने की शर्त पर संधि करते हैं थे। फिर इन ग्रंथों का अनुवाद अपनी भाषा में करवाते थे। आधुनिक काल में आवाजाही स्वतंत्र हो गई है। हर देश अपनी उपलब्धि को दूसरों के साथ साझा करने को तैयार रहता है। ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों की गणना करने वाले प्रसिद्ध ज्योतिष विज्ञानी आर्यभट्ट अनुवाद के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। आज भी ग्रहों की खोज एवं चाल की जानकारी के लिए भारत समेत दूसरे देशों में हुए अनुसंधानों को अनुवाद के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। रसायन विज्ञान के विकास में वेदों में उपलब्ध सोना आदि धातुओं के प्रयोग की प्रविधि को भारत की अन्य भाषाओं में अनुदित किया गया और फिर अरब देश होता हुआ यह चीन, जापान, यूरोप पहुंचा। अथर्ववेद में अनेक औषधियों के नाम और प्रविधि का वर्णन है, जिनका दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया गया और कैंसर जैसे लाइलाज रोग की औषधि ढूंढने में इन पर प्रयोग हुए और चल रहे हैं। चिकित्सा और गणित के क्षेत्र में भारत सबसे समृद्ध था। बहुत दिनों तक यह विवाद चला कि शून्य, जीरो और दशमलव का आविष्कार किसने किया, पर सारी खोजों का परिणाम निकला कि यह भारत की देन है। अनुवाद के द्वारा अरबों ने यह दशमलव प्रणाली भारत से प्राप्त की। इसी प्रकार कागज के निर्माण तथा बारूद के निर्माण की तकनीक भी एशिया ने उनके साहित्य के अनुवाद द्वारा ही प्राप्त की। फ्रांस, जर्मनी, यूगोस्लाविया तथा इटली जैसे ज्ञानोदय से प्रभावित देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आयामों को विकसित करने में रुचि दिखलाई। पूंजीवादी ताकतों के विकास में इन सब की प्रमुख भूमिका थी। एक देश में किया गया आविष्कार अनुवाद द्वारा तत्काल दूसरे देश में पहुंच जाता है। प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक आयाम अनुवाद के आयामों को बढ़ाते जाते हैं। आज भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध छोटी से छोटी खोज आविष्कार अनुवाद द्वारा पूरे संसार को तत्क्षण उपलब्ध होता है। प्रत्येक देश अपनी भाषा में अपने सिद्धांत एवं उपलब्धि लिखता है। अनुवाद का एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि दूसरी भाषा के तकनीकी शब्दों के ग्रहण में अत्यंत उदारता दिखलाई गई है। अंग्रेजी में यह उदारता प्रारंभ से रही है। एलोपैथी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक के अलोस, अन्य, तथा पाथोस, पीड़ा के संयोग से मानी गई है। अंग्रेजी में ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अरबी, फारसी, चीनी शब्दों का ग्रहण मेडिकल कोश में कर लिया गया है। हिंदी भाषा का निर्माण होते समय भी इन सभी भाषाओं के कई शब्द ग्रहण किए गए थे। आज भी हम अनेक शब्दों को या तो मूल रूप में ग्रहण कर लेते हैं, या हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार उसका संशोधित रूप ले लेते हैं। अकादमी एकेडमी का संशोधित रूप ही है। इसी प्रकार नाटो, यूएनओ आदि संक्षिप्त शब्दों को भी यथावत ग्रहण कर लिया गया है।
जैसे सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रही है, वैसे ही भाषा में भी यह प्रक्रिया चली आई है। अनुवाद के आयामों में इस प्रक्रिया द्वारा सहजता एवं सरलता का अनुभव हुआ है। ऊपर के दृष्टांत में संस्कृत के अक्षरों और अर्थ की ग्रीक भाषा में समानता देखी जा सकती है। आज विकसित देश और विकासशील देश की तुलनात्मक स्थिति देखें तो हम विकसित देश की सहायता के बिना किसी अनुसंधान या आविष्कार में सफल नहीं हो सकते। विकसित देश अपनी विकसित तकनीक के कारण ही विकसित है। अनुवाद के द्वारा ही हम उनकी तकनीक ग्रहण करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने यहाँ तकनीक के अनुवाद के लिए भी अनुवादक रखती है। 1.9 4 अनुवाद और व्यापार। अनुवाद के आयामों में व्यापार की उन्नति सम्मिलित है। भारत का बना सिल्क रेशम मिस्र की ममी में प्राप्त हुआ था। अरब के व्यापारियों ने भारत से रेशमी वस्त्र यूरोप तक पहुंचाए थे। व्यापार करने के लिए कई देशों की भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। अनुवाद द्वारा इन भाषाओं की जानकारी होती है। मुगल काल में हस्तशिल्प उद्योगों की वृद्धि हुई थी। इनका निर्यात अन्य देशों में तभी संभव हुआ जब अपनी भाषा का अनुवाद उन देशों की भाषाओं में किया गया और उनकी भाषा को अपनी भाषा में अनुदित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार की वृद्धि के लिए अनुवादों का आश्रय लिया। आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना माल बेचने के लिए संबंधित देशों की भाषाओं में अनुवाद द्वारा वार्ता आगे बढ़ाती है। उनके विज्ञापन कई भाषाओं में अनुदित होते हैं। 1.9 5 अनुवाद और विज्ञापन। भारत में कई भाषाएं प्रचलित हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी अनुवाद कराना पड़ता है। ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए अनुवाद के आयामों को सरल एवं विस्तृत किया गया है। सरकार अपने कार्यक्रम को सर्वसुलभ बनाने के लिए कई भाषाओं में अनुदित करा के प्रकाशित कराती है। अस्पताल, क्लिनिक, शैक्षिक संस्थान, प्रबंधन प्रशिक्षण आदि अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन में अनुवाद का सहारा लेते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट में कैंसर का इलाज कैसे किया जा रहा है या चेन्नई में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कैसे होता है, इसकी जानकारी पर आधारित सूचनाओं के प्रसारण ने अनुवाद के आयामों में वृद्धि की है। शादी के विज्ञापन अनुदित होकर छपते हैं। 1.9.6 अनुवाद और संचार माध्यम। संचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र आते हैं। आजकल गांव-गांव में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लैपटॉप और समाचार पत्र पहुंच गए हैं। वीडियो प्रसारण भी विद्युत बैटरी ने संभव बना दिया। इन माध्यमों ने भौगोलिक सीमाएं तोड़ दी हैं। अनुवाद के माध्यम से पूरी पुस्तकें, पैम्फलेट तथा बायोडाटा टीवी या लैपटॉप पर उपलब्ध हो जाता है। रेडियो द्वारा भारत में प्रचलित लगभग सभी भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इसके अलावे अंग्रेजी में भी संसार के समाचारों का प्रसारण होता है। प्रादेशिक भाषाओं में प्राप्त सामग्री को हिंदी भाषा तथा अन्य भाषाओं में अनुदित करके प्रसारित किया जाता है। न्यूज एजेंसियों द्वारा प्राप्त सूचनाएं अनुवाद द्वारा हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध की जाती है। रॉयटर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है, जहां से सभी भाषाओं के अनुवाद द्वारा प्राप्त समाचार वितरित होते हैं। टेलीविजन भी कंप्यूटर आधारित हैं। आजकल अनेक ब्लॉग प्रचलित हुए हैं। कोई भी व्यक्ति या संगठन अपना ब्लॉग बनाकर किसी भी प्रकार का समाचार या विज्ञापन दे सकता है। दूसरे देशों के समाचारों को अनुवाद द्वारा ही अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू में प्रसारित किया जाता है। राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संस्कृति कर्मियों से जो साक्षात्कार लिए जाते हैं, उनका अनुवाद कराकर ही प्रसारण किया जाता है। अनुवाद के आयाम को फिल्मों ने लंबा जीवन दिया है। अनुवाद के द्वारा हम फ्रेंच, रूसी, जर्मन और अंग्रेजी फिल्मों की डबिंग करके हिंदी में प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय भाषाओं में अनेक उत्कृष्ट फिल्में बनी हैं। अनुवाद के द्वारा हम इन्हें हिंदी प्राप्त करते हैं। अनुवाद के आयामों ने मनुष्य के मनोरंजन के आयामों में वृद्धि की है।
अनुवाद ने सूचना क्रांति उपस्थित कर दी है। ने 1.9.7 अनुवाद और पर्यटन उद्योग। आजकल की ट्रैवल एजेंसियों ने आकर्षक बुकलेट प्रकाशित करके देश विदेश के पर्यटन स्थलों के चित्र जानकारी सहित प्रकाशित किए हैं। समाचार पत्रों में भी ये चित्र विवरण सहित प्रकाशित होते हैं। ये एजेंसियां कई प्रकार की छूट भी देती हैं। भारत पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। दक्षिण से काशी आने वाले जितने पर्यटक हैं, उतने ही काशी से कांची और केरल जाने वाले हैं। ऐसे समय अनुवाद और अनुवादक की मांग बढ़ जाती है। केरल के टूरिस्ट गाइड को हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है और हिंदी गाइड को तमिल मलयालम में अनुवाद की निपुणता प्राप्त करनी पड़ती है। गाइडों में परस्पर प्रतियोगिता की भावना रहती है। विदेश जाने वाले हिंदुस्तानी पर्यटकों को ऐसे अनुवादक की जरूरत है जो भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी आदि की भी जानकारी रखता है। इस प्रकार अनुवाद के आयामों में धनोपार्जन की दृष्टि से भी विकास हो रहा है। 1.9 8 अनुवाद और न्यायालय। न्यायालय में मध्यकाल के फारसी दस्तावेजों को हिंदी या अंग्रेजी में अनुदित करने वाले अनुवादकों की आवश्यकता होती है। उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक प्रदेश से मुवक्किल आते हैं। उनके दस्तावेज उन्हीं की प्रादेशिक भाषा में होते हैं। उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद कराना पड़ता है। उच्च न्यायालय में भी अभी अंग्रेजी ही चलती है। हिंदी भाषी प्रदेशों में प्रायः हिंदी में जिरह होती है, किंतु यदि उच्च न्यायालय में गैर हिंदी भाषी जज की नियुक्ति हुई तब सारी जिरह अंग्रेजी में करनी होती है। ऐसी स्थिति में मुवक्किल को आशु अनुवादक की जरूरत होती है। सब दस्तावेज अनुवाद द्वारा अंग्रेजी में उपलब्ध कराने होते हैं। न्यायालय परिधि में कई प्रकार के अनुवादक प्राप्त होते हैं। 1.9 9 अनुवाद और सांस्कृतिक संबंध। दूसरे देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने वाले देश उन देशों की संस्कृति और साहित्य आदि को समझने के लिए अनुवाद का माध्यम लेते हैं। 2-4 वाक्य सीख कर बोलने से आत्मीयता तो स्थापित हो जाती है, पर उसके साहित्य संस्कृति का पूरा परिचय नहीं मिलता। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए कहा, आपका स्वागत है, यह सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने का एक रास्ता भर है। इसकी अगली कड़ी साहित्य और संस्कृति के परिचय से अवगत होकर अपने साहित्य संस्कृति का संवर्धन है। आजकल प्रत्येक देश में इसी उद्देश्य से सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना होती है। भारत में इसके अंतर्गत दूसरे देशों की संस्कृति से उन्हें अवगत कराना है। यह सारा परिचयात्मक आदान प्रदान अनुवाद द्वारा होता है। प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में जाते समय अनुवादकों को साथ लेकर जाते हैं। सांस्कृतिक संबंध के संवर्धन की आवश्यकता ने अनुवाद को उत्पादक कलापूर्ण विज्ञान में परिवर्तित कर दिया है। उक्त सारे अनुवादकीय आयामों के विकास का तात्पर्य विश्व मैत्री का सुदृढ़ीकरण है। 1. 10 सारांश। अनुवाद दो भाषाओं के बीच भाषिक अंतरण ही नहीं अपितु उनके बीच संवाद का माध्यम भी है। अनुवाद केवल सूचना या तथ्य का अंतर ही नहीं उन भाषाओं की संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान भी है। संवाद की आवश्यकता से अनुवाद का जन्म माना जा सकता है, किंतु आज ज्ञान प्रसाद के इस देश में अनुवाद की प्रकृति और क्षेत्र तो बदला ही है, उसकी भूमिका भी बदली है, आज वह अपरिहार्य है। सूसन बेसनेट के शब्दों का प्रयोग करें तो वह मानव के वैचारिक आदान प्रदान का मौलिक कार्य हो गया है। अनुवाद का उद्देश्य बदलता रहता है। इसका उपयोग भी किया जाता है। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनुवाद के आयाम अनेक स्तरीय हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित कार्य व्यापारों में अनुवाद का विस्तार है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।